हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। मैं हूं स्वीटी परवीन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट फिफ्थ। जिनको नहीं पता है, ये हम DSSB वेलफेयर ऑफिसर का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2019 का। उसी के ही क्वेश्चंस में कंटिन्यू कर रही हूँ सॉल्व करवाना, और इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। अगर इससे पहले के 4 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। So the first question is, who said that history of all hitherto existing society is the history of class struggles? किसने कहा था कि अभी तक जितनी भी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है उन सब में जो है हम क्लास स्ट्रगल्स को देख सकते हैं। एंड द ऑप्शंस आर सी राइट मिल्स, कार्ल मार्क्स, लेविस कोसर या डर्कहाइम। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की एक बहुत फेमस बुक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें उन्होंने ना ये स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी अभी तक एग्जिस्टिंग सोसाइटी है सभी में हमको क्लास स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। अब उन्होंने ये क्लास स्ट्रगल के बारे में क्या बताया कि हर एक क्लास में क्या होगा, दो मतलब बाइनरी ऑपोजिशंस होंगे, मतलब दो कैटेगरीज होंगी। एक होगा हैव और दूसरे होंगे हैव नॉट्स, जिसे बेसिकली उन्होंने बूर्जुआ और प्रोलिटरेट कहा था। तो एक होते हैं हैव और हैव नॉट्स वाले, एक जिनके पास रिसोर्सेज होंगे अर्निंग करने के लिए, एक दूसरे जो होंगे जिनके पास खुद का रिसोर्स नहीं होगा, वो उनके अंडर काम करेंगे। तो जो जिनके पास रिसोर्सेज होंगे वो क्या करेंगे, बाकी जो उनके अंडर काम कर रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये हैव और हैव नॉट्स या ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड की जो कैटेगरी है वो एक्चुअली क्लास स्ट्रगल है। तो ये सब किसने बताया था? कार्ल मार्क्स ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 2, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट चाइल्ड इज एप्लीकेबल अप टू द एज। जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट चाइल्ड है वो कौन सी एज तक एप्लीकेबल है? 15 इयर्स, 16 इयर्स, 17 इयर्स या 18 इयर्स? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 18 इयर्स। जब आप सेक्शन 2 में जाएंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के, उसका जो सबसेक्शन है 12, उसमें चाइल्ड को डिफाइन किया गया है कि ऐसा कोई भी बच्चा जिसने अपने 18 इयर्स की एज को कंप्लीट नहीं किया है वो चाइल्ड कंसीडर करा जाएगा। जब मैं ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी तब मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से ही आए हुए हैं कि जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं, चाइल्ड इन नीड विद केयर एंड प्रोटेक्शन में कौन से बच्चे आते हैं, और ये हीनियस क्राइम क्या है, सीरियस क्राइम क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो सारे मतलब मोस्टली जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर आ रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या पॉक्सो एक्ट इनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। The psychologist Edward Lee Thorndike was the initiator of the theory of। जो साइकोलॉजिस्ट है एडवर्ड ली थॉर्नडिक, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग या ट्रायल एंड एरर लर्निंग? तो इन्होंने क्या बताया था, वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग के बारे में डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर इज ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ऑप्शन डी। तो इन्होंने देखो क्या करा था कि जो एक पजल बॉक्स में बिल्ली को रखा और खाने की प्लेट उसके आगे रखी। तो पहले बार जब बिल्ली को रखा और उसको खाने का लालच दिया, पजल बॉक्स से बाहर खाना है, तो बिल्ली को बाहर निकलना था तो वो टाइम उसने थोड़ा ज्यादा लगाया। लेकिन बार बार फिर जब उसको फिर से उसी बॉक्स के अंदर रखा, अब बिल्ली को समझ में आ गया कि मुझे ये एस्केप रूट है, तो वो ट्रायल एंड एरर करने से उसको बाद में पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज प्रीवियसली रिगार्डेड एज रिलीजियस इज नाउ सीजिंग टू बी सच, एंड इट आल्सो implies a process of differentiation which results in the various aspects of society, economic, political, legal and moral becoming increasingly discrete in relation to each other, is closely associated with the concept। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सा जो टर्म आप यूज करेंगे जिसमें जो चीजें पहले रिलीजियस मानी जाती थी, अब विद द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अब क्या है कि जो सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, मोरल, ये सबको एक दूसरे से अलग समझा जाता है। अब वो रिलीजियस चीजों में नहीं माना जाता था। यानी कि जो पहले चीजें बहुत रिलीजियस मानी जाती थी अब उनको क्या है, अलग एस्पेक्ट दे दिया गया है।
कि सोसाइटी का जो एस्पेक्ट है इकोनॉमिक से अलग है, पॉलिटिकल से अलग है, सब एक दूसरे से अलग है, ये डिस्क्रीट रिलेशन रखते हैं एक दूसरे से। तो ये कौन सा टर्म है? एंड द ऑप्शंस आर अर्बनाइजेशन, लोकलाइजेशन, सेक्युलराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्युलराइजेशन। एमएन श्रीनिवास है सोशियोलॉजिस्ट, इन्होंने बताया कि सेक्युलराइजेशन टर्म जो है उसको बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया कि जो पहले रिलीजियस मानी जाती थी चीजें, अब प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की वजह से उनको क्या हुआ, अलग अलग एस्पेक्ट में रखा गया कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, सबको रिलीजन से मत जोड़ो। ठीक है, सब एक दूसरे से अलग चीजें, सबका एक अलग अपना वजूद है। तो दैट इज सेक्युलराइजेशन। Next question is, which of the following general principle needs to be followed in administration of JJ Act 2015? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो JJ Act 2015 में फॉलो किया जा रहा है? And the options are participation, safety, equality या all of the above. And the correct answer is option D, all of the above. जब आप चैप्टर 2 में जाएंगे जेजे एक्ट के, उसका सेक्शन 3 है, उसके अंदर 16 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी गई है और उसके अंदर ये सारे प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो ये सभी ऑप्शंस होने की वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव होगा। Next question is, it refers to the words you say and the actions you take when introducing clients to a new way of looking at some aspect of themselves, the problem of the solution. कौन सा टर्म ये डिफाइन करता है कि जब आप क्लाइंट को कोई चीज समझा रहे हैं या कोई किसी वर्ड से या किसी एक्शन से, ताकि आप किसी एक सिचुएशन और या प्रॉब्लम को किसी दूसरे एस्पेक्ट में भी, किसी दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? And the options are confronting, interpreting, summarizing या reframing. And the correct answer is option number D, that is reframing. Reframing क्या होता है? Reframing is a technique used to shift your mindset so you are able to look at a situation, person, relationship from a slightly different perspective. Reframing एक टेक्निक है जहां पर आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं कि रेगुलर ना सोच के आप एक अलग पर्सपेक्टिव से उसको सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, it denotes a socio-psychological condition of the individual which involves his estrangement from certain aspects of his social existence, is closely associated with the concept कि एक ऐसी सोशो साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहां पर इंडिविजुअल अपने आप को सोशल एग्जिस्टेंस के कुछ एस्पेक्ट से अपने आप को अलग मानने लग जाता है कि ये मेरे लिए है ही नहीं, ये सब चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब एक सोशल जो कोहेरेंस है वो मिसिंग हो जाता है उसके अंदर कि मुझे लोग नहीं, मुझे दोस्त नहीं बनाने हैं, मुझे सोशल बॉन्ड क्रिएट नहीं करना है। तो वो इनमें से कौन सा टर्म है? एंड द ऑप्शंस आर एसिमिलेशन, एलिनेशन, पॉलिटिसाइजेशन, सोशलाइजेशन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एलिनेशन। ये जो एलिनेशन टर्म है ये कार्ल मार्क्स में हमने पढ़ा भी था, कार्ल मार्क्स की थ्योरीज में एलिनेशन को डिफाइन किया गया है कि ये एक फीलिंग है जहां पर लोगों को अपने आसपास के लोगों से ना कोई वो सोशल कोहेजन जो मैं कह रही थी वो मिस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव चिल्ड्रन रिलेटेड लॉ इन इंडिया इज। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ये समझ सकते हैं कि ऐसा चिल्ड्रन रिलेटेड कौन सा लॉ है जिसके अंदर मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाती है चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड। एंड द ऑप्शंस आर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, राइट टू फ्रीडम एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट या चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। क्योंकि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इसके अंदर दोनों तरीके के बच्चों को की कैटेगरीज आ जाती है, जैसे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ भी आ जाता है एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन भी आ जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अलावा एक कंप्लीट एक्ट हम इनमें से और किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि किसी में हम सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही चीजों को डील करेंगे, किसी में हम सिर्फ चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड चीजों को ही डील करेंगे, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो एक कंप्लीट एक्ट है बच्चों से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9, डैश हेल्प्स इन द इंसाइटफुल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा चीज जो है वो प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के इंसाइटफुल सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करता है? पास्ट एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल एफर्ट्स, लर्निंग सिचुएशन या ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। देखेंगे ये सारी चीजें जो पास्ट एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल एफर्ट्स है, लर्निंग सिचुएशन, ये सही, ये सभी कहीं ना कहीं पर एक इंडिविजुअल को एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 10,
a very useful tool for portraying the social context because it provides a diagrammatic representation of a person's social world. ये एक टूल है, इनमें से कौन सा वो टूल है जो कि एक पर्सन के सोशल वर्ल्ड को डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। एंड द ऑप्शंस आर जीनोग्राम, इकोग्राम, इको मैप या नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इको मैप। देखो इको मैप क्या होता है कि एक सोशल वर्क का क्वेश्चन है ये, एक विजुअल एड है। अ, एक विजुअल एड है जिसमें देखो क्या होता है, एक पर्सन के जो सोशल कनेक्शन है उसको समझने के लिए हम क्या क्या मैपिंग करते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि एक पर्सन का उस चीज से कैसा कनेक्शन है। अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि एक एक पर्सन है, उसका मैं जानना चाहती हूँ कि नेबर से कैसा कनेक्शन है। तो वो क्योंकि उसकी नेबर उस अच्छी नहीं है, उसके बहुत स्ट्रेसफुल रिलेशन है अपने नेबर के साथ। तो अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगी तो एक सर्कल बनाऊँगी जिसमें मैं उस बच्चे को रिप्रेजेंट करूँगी, एक दूसरा सर्कल बनाऊँगी जिसमें उसके नेबर को रिप्रेजेंट करूँगी, देन एक एरो बनाऊँगी जो उन दोनों के बीच के कनेक्शन को शो करता है। और मैं एरो के ऊपर स्ट्राइक लगा दूँगी, जिसमें बताऊँगी कि जो रिलेशन है वो स्ट्रेसफुल है, वो पीसफुल नहीं है। वहीं मैं दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल बनाऊंगी और उसका रिलेशन टेम्पल, मॉस्क्यू या किसी भी ऐसे रिलीजियस प्लेस के साथ रखूंगी कि वो कैसा फील करता है एक रिलीजियस प्लेस में जाके। तो वो बहुत पीसफुल होता है, तो मैं उसमें क्या करूंगी, पहले दोनों जगहों को एकदम रिलेट करूंगी, उसके बाद उसपे यहाँ पर मैं स्ट्राइक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ कि जो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत पीसफुल है। तो एक इको मैप जो है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से शो करता है। अब इसमें जो एक और ऑप्शन था जीनोग्राम का, देखो जीनोग्राम भी वही चीज बताता है, इसमें भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, बट जीनोग्राम जो है वो मेनली फैमिली रिलेशनशिप पर ही फोकस करता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन था कि सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बताना। देखो एक पर्सन के सोशल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीज आती है, सिर्फ फैमिली से बढ़कर भी बहुत सारी चीजें आती है। नेबर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, रिलीजियस लाइफ कैसी है उसकी, बहुत सारी चीजें, उसके फ्रेंड्स सर्कल में कौन कौन है, कैसे फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, अपने टीचर के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो ये पर्सन के वर्ल्ड में बहुत सारी, और जीनोग्राम क्या है, सिर्फ फैमिली से रिलेटेड ही फोकस करता है मेनली। तो जीनोग्राम को ही एक बड़े लेवल पर, वाइडर लेवल पर शो करने के लिए इको मैप होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इको मैप।